नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की और सबसे पहले आपको देते हैं कोरोना अपडेट। मध्य प्रदेश में आज 1308 नए कोरोना मरीज मिले हैं। भोपाल में 345, इंदौर में 317 मरीज मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 7344 हो गई है। नीलम घुर्वे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन हालांकि आज अगर बात की जाए तो केवल 2 ही मरीजों की मौत हुई है। मौत का आंकड़े में जरूर यहाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन लगातार पॉजिटिव मरीज तो सामने आ रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश में जो है लगातार कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज भी जो है 1308 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो आज सिर्फ 2 मरीजों की मौत हुई है, एक राजधानी भोपाल में और एक खरगोन जिले में। जैसे कि हमने कल देखा था कि 7 जिलों में एक मरीज की मौत हुई थी और कुल 7 जो है संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की गई थी। तो एक आज ही राहत भरी बात हो सकती है कि संक्रमितों की जो मौत है उसका आंकड़ा कम हुआ है। पर वहीं अगर हम दूसरी ओर संक्रमण के आंकड़े को देखते हैं तो राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 345, जो कई महीनों बाद लगभग 4 से 5 महीनों बाद जो है इतना बड़ा आंकड़ा आज सामने आया है। वहीं इंदौर में भी लगभग यही हाल है, वहां पर भी 317 मामले आए हैं। और अब तक यदि हम कुल आंकड़ों की बात करें तो 2,74,000 से ज्यादा मामले संक्रमितों के सामने आ चुके हैं। तो लगातार जो बढ़ता हुआ संक्रमण है वो एक जरूर ही चिंता का विषय है, पर यदि संक्रमितों की मौत कम होती है तो वो एक राहत भरी बात हो सकती है। जी, शुक्रिया नीलम इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर राजधानी भोपाल में रविवार को लॉकडाउन से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान न्यू मार्केट पहुंचे। आम लोगों से लेकर दुकानदारों तक सीएम ने मास्क लगाने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की, तो वहीं लोगों को मास्क भी बांटे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मास्क ही है। मास्क भी ऐसा लगाएं जिसमें मुंह और नाक पूरी तरह से कवर हो जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क नहीं लगाया तो ना चाहते हुए भी लॉकडाउन जैसी स्थिति आएगी। कोरोना से बचाव का, कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी अगर कोई तरीका है तो वो है चेहरे पर मास्क लगाना, और मास्क भी ऐसे लगाना कि नाक और मुंह दोनों कवर हो जाए। अगर हम सब प्रदेशवासियों ने मास्क लगाए रखा तो हम कोरोना से बचेंगे, और अगर हमने नहीं लगाए रखा तो कोरोना का संक्रमण फैलेगा। तो फिर कल कभी लॉकडाउन, सब चीजें बंद करो, वैसी स्थिति आएगी। और इधर मध्य प्रदेश में 3 शहरों में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं MPPSC की मुख्य परीक्षा भी रविवार को होने वाली है। इंदौर में परीक्षा के लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए ओल्ड GDC में कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां शिक्षक की जगह डॉक्टर्स PPE किट में मौजूद रहेंगे। अभी इंदौर में 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं जो परीक्षा में शामिल होंगे। रविवार को होने वाली परीक्षा 26 मार्च तक चलेगी। सभी को आधा घंटा पहले सेंटर पहुंचना होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। जिले में कुल 6000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रही है। इंदौर जिले में इस समय वैक्सीनेशन के लिए 140 एरिया में 149 केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा 70 केंद्र और बढ़ाए जाएंगे ताकि टीकाकरण का काम और तेजी से हो सके। अब प्रशासन ने हर दिन 20,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी तय किया है और उसी के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम में जोन वार्ड स्तर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में तैयारी की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए BLO को भी नियुक्त किया जा रहा है।
हम लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराने की टारगेट रखकर चल रहे हैं। और आज की कंडीशन में हमारे पास में जो टोटल हमारे जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं, वो सभी साइट्स पे हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा भी जहां पर 45 to 60 और 60+ के लोगों को वैक्सीनेट करा सकते हैं, सभी साइट्स पे वैक्सीनेशन चालू है। और इधर इंदौर में एक तरफ वैक्सीनेशन के साथ ही अधिक कोरोना के सैंपल लेने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपने रिपोर्ट के इंतजार में एमजीएम के स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। इंदौर प्रशासन ने हर दिन 6,500 सैंपल लेने के दावे किए, लेकिन मरीज को रिपोर्ट कब मिलेगी ये कोई बताने को तैयार नहीं है। रविवार को सेना भर्ती के लिए शहर में इंटरव्यू आयोजित होना है, जिसमें कोविड के रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लेट लतीफी के चलते सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। अब रिपोर्ट हो गई है, उसका वो जांच अभी तक आई नहीं है, सभी की जांच नहीं हो पा रही है। रिजल्ट मतलब वहाँ पर वो वहाँ से बोला कि वहाँ जाने के लिए बोला। एमजीएम जांच करवाई थी 18 तारीख को, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उनसे पूछा तो आपकी रिपोर्ट एमजीएम में रुकी हुई है, वहाँ पे जाइए, और वहाँ से बोल रहा कि आप वहीं जाइए जहाँ पर रिपोर्ट मिल रही है। तो इधर से उधर भगा रहे हैं बस। आर्मी की भर्ती है, वो सैंपल मरीजों के सैंपलिंग के लिए है, और मरीजों के सैंपलिंग के कारण हम दूसरे जैसा आपने जॉब का बताया, तो जॉब वालों के लिए भी बहुत सारे आईसीएमआर अप्रूव्ड 22 लैब है इंदौर जिले में, जिन लैब्स के माध्यम से जिनको जॉब्स के लिए या ट्रेवलिंग पर्पस के लिए रिपोर्ट चाहिए, वो वहां से भी अपने रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। और कोरोना के मामले एक बार फिर से लगातार बढ़ने लगे। पिछले साल 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। ग्वालियर का व्यापार मेला भी इस बार देरी से शुरू हुआ है। मेले पर भी कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने लाखों खर्च किए, लेकिन मेले के समय में कमी की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, साथ ही खाने पीने में भी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे फूड सेक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1-2 को छोड़कर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मेले में नहीं आया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी भव्यता नहीं दिखाई दे रही है। ग्वालियर व्यापार मेले को लगे हुए अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ है और आप देखेंगे कि ग्वालियर व्यापार मेले की जो रौनक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि सबसे बड़ा जो हरिद्वार से आता था, लगभग 112 साल से हरिद्वार का यहाँ पर एक सेंटर था, वो आ रहा था खाने पीने का, वो बंद हो गया है पूरा। आप देख सकते हैं कि ये जो हुआ है ये कोरोना के कारण हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से घाटे से जूझ रहा है मेला, उसके चलते अब यहाँ के जो दुकानदार हैं धीरे धीरे उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ में हरिद्वार से, क्यों आपने ये दुकान बंद कर दिया आप लोगों ने, ये क्या वजह रही, इसके पीछे क्यों हटा दिया? ये घाटा हो रहा था, इस चक्कर में हटा दिया, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे और मेला चल नहीं रहा है। इस बार गर्मी में मेला लगा है तो हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, इस कारण हमने उखाड़ दिया। और कई सारे दुकानों को भी ये भी डर है कि कहीं ना कहीं उनकी भी बिक्री है वो कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी जा सकते हैं। हालात क्या है मेले के? दुकानदार जा रहे हैं, हरिद्वार वाला चले गया, कई सारे घाटे से जूझ रहे हैं, कई सारी दुकानें जा रही हैं। इस साल मेला बहुत घाटे में जा रहा है और सैलानी भी इस साल लेट निकलने की वजह से काफ़ी कम आ रहे हैं। कुछ दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि मेले के जो हालात हैं कहीं ना कहीं जो सैलानी आते हैं वो कम हो गए हैं और इसके चलते उनको घाटे का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो लगाई हुई पूंजी है वो भी नहीं निकल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी इस मेले से जाने का फैसला ले सकते हैं। तो आपने ये नज़ारा देखा हरिद्वार का, उसके पास दूसरी जगह, और कई सारे ऐसे मेले में ऐसी दुकानें हैं वो धीरे धीरे हैं अब जाने का फैसला बना चुके हैं दुकानदार। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। उत्तर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां वो पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए और नर्मदा में अस्थि विसर्जन किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भावुक नजर आए। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि नंद कुमार सिंह सत्ता और संगठन के बीच अद्भुत समन्वय वाले नेता थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा तट पर नागर घाट के समीप नंदघाट बनाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने ओंकारेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। नेता वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। नंदू भैया भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन वो उनके कामों के आधार पर
जन जन के मन में आज भी नंदू भैया बसे हैं और उनको असली श्रद्धांजलि अब आंखों में आंसू लाना नहीं है, उनके बताए काम पूरा करना है और वो हम पूरा करेंगे। राजधानी भोपाल में एक बार फिर चिटफंड कंपनियों का काला कारोबार पांव पसारता नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एमपी नगर इलाके में चिटफंड कंपनी की ठगी को लेकर शिकायत मिली है। साल 2013 में कंपनी ने मजदूरों को दोगुना पैसा देकर उसका लालच देकर रकम ली और साल 2017 में फरार हो गए। ये ठगी करने वाली कंपनियों के नाम गैलेक्सी और राप्ती कंपनी है। इनका कार्यालय भी एमपी नगर में ही था। कंपनी के तार बनारस और मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिकायत में बताया गया है कि कंपनी ने दोगुना पैसों का लालच देकर लाखों रुपए का चूना लगाया। शिकायती आवेदन के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राप्ती और गैलेक्सी, ये दो जो चिटफंड कंपनियां थी पूर्व में, जिनने बहुत ही मजदूर किस्म के लोग जिनने 20 किस्तें भरी थी, इनमें ऐसे कई लोगों को ठगा था। इसकी चिटफंड कंपनी उसका बनारस सेंटर था, दूसरे जो कंपनी गैलेक्सी उसका मुंबई था। दोनों के जो भी संचालक मंडल उनकी पतरसी की जा रही है। राजधानी भोपाल में आयोजित आईटीबीपी की आरक्षक ट्रेडमेंट भर्ती टेस्ट में एक युवक हाईटेक डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ाया गया। शुक्रवार को आदमपुर छावनी में ION डिजिटल सेंटर पर आईटीबीपी के आरक्षक ट्रेडमेंट की भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया गया। परीक्षा में महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला भूषण संतराम पाटिल भी शामिल हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भूषण अपनी सीट पर बैठा इधर उधर देख रहा था। टेस्ट शुरू होने से पहले ही परीक्षकों ने इसे भांप लिया था और फिर चेकिंग के दौरान हाईटेक नकल के इस मामले का खुलासा हुआ। चेकिंग में भूषण के कान में एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस लगा था। शर्ट के कॉलर के पीछे की तरफ एक और डिवाइस मिला जिसके अंदर सिम लगी हुई थी। इसी के जरिए वो महाराष्ट्र में बैठे साथियों से बात कर रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मामला भी दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। आईटीबीपी के इन्विजिलेशन के दौरान हमारे पास एक कंप्लेंट आई कि एक स्टूडेंट है जिसने ब्लूटूथ का डिवाइस कान में रखकर वो संपर्क साधकर कुछ चीटिंग कर रहा है। उस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। पता चला है वो फ़ोन से ही संपर्क साधा हुआ था। ग्वालियर नगर निगम पंचायत के मामलों में सुर्खियों में बना हुआ है। यहां 4 महीने के अंदर 2 अफसर घूस लेते पकड़े गए हैं, जिससे नगर निगम के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। सिर्फ ये 2 मामले बानगी नहीं है, इस तरह की कई शिकायतें निगम के अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त और EOW में जांच के नाम पर लंबित है। तस्वीर शुक्रवार की है जब EOW की टीम ने ग्वालियर नगर निगम के जोनल ऑफिसर मनीष कनौजिया और उसके टाइम कीपर इंदर सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मौके आए जब भ्रष्टाचार को लेकर ग्वालियर नगर निगम सुर्खियों में रहा। मसलन 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ 45 शौचालयों के निर्माण पर 7.54 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। मामले में अपर आयुक्त वित्त समेत 5 अफसरों को थमाए नोटिस, अब तक फैसला नहीं। वर्कशॉप में 6.30 करोड़ की राशि के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया। 2 अफसरों से जानकारी मांगी गई। ये मामला भी ठंडे बस्ते में गया। कर संग्राहक योगेश श्रीवास्तव का पैसों को लेकर लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था। निलंबन के बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया। नए नगर निगम कमिश्नर अब सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों को सत्ताधारी दल का संरक्षण है। और बहुत ही शर्म की बात है कि इस प्रकार का हमारे कर्मचारी ने ये हरकत की है। उसके लिए जो दंड उनको दिया जाएगा वो तो दंड दिया ही जाएगा। हमारे विभाग की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो भी उनके द्वारा की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए हम लोग कड़ाई से ऐसे लोगों का जो भी शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई करेंगे और इन पे जो कार्रवाई अभी संभव है वो की जा रही है। निगम में भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं सरकार का बर्दाश्त है। एक बार यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ढुलमुल रवैया होता है। वर्मा के केस में देखिए आप, इतना संगीन अपराध थे, उसके बावजूद भी आज इंक्वायरी नहीं हुई, कोई पनिशमेंट की कार्रवाई नहीं हुई। ग्वालियर नगर निगम का कोई ऐसा सेक्टर या विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में EOW और लोकायुक्त की जांच नहीं चल रही।
लेकिन ये जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि निगम के अफसर भ्रष्टाचारी अफसरों से जुड़े सबूतों की फाइलों को देने में आनाकानी करते हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और एक नजर बिग न्यूज पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना और US इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीका कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर बंगाल का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर है। जो बोर्ड और कमीशन भर्तियों के लिए बनाए गए हैं उन्हें TMC के हवाले कर दिया गया है। वो कहती हैं कि खेला होबे, यहाँ के लोग कहते हैं कि खेला शेष होबे और विकास शुरू होबे। परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख ने कहा है कि अंटालिया केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वैज के सीधे लिंक सामने आ रहे हैं। परमबीर सिंह को डर है कि इसके कनेक्शन उनके पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए ये झूठे आरोप लगाए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राम माधव अब संघ में मोर्चा संभालेंगे। उन्हें बीजेपी से संघ में वापस बुला लिया गया है। राम माधव को संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। बेंगलुरु में चल रही RSS के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि वो पहले संघ के बीजेपी में महासचिव बनकर गए थे। कुछ और खबरें देखते हैं। गाडरवाड़ा में पुलिस की मुस्तैदी ने एक जिंदगी बचाने का काम किया है। दरअसल विवेकानंद वार्ड में एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने घर का दरवाजा बंद कर आत्महत्या की कोशिश करने जैसा काम किया। जैसे ही इसकी भनक युवक के घर वालों को लगी तो वो चीख पुकार मचाने लगे। घर की खिड़की से उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। तभी घर के सामने पॉइंट पर खड़ी डायल 100 को तत्काल सूचना दी गई। डायल 100 में मौजूद आरक्षक मौसम राय परिजन के साथ ही दौड़कर घर पहुंचे और बंद दरवाजे को काफी मशक्कत के बाद तोड़कर फंदे में झूलते हुए युवक को नीचे उतारा। फिर तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाकर उसे उपचार दिया। उपचार मिलने के बाद उसकी जान बच गई। इस काम से खुश होकर SDOP अब आरक्षक को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।